वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका इस चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें ना हम केवल आपको आंसर बताएंगे बल्कि उनका सॉल्यूशन भी बताएंगे, जिससे कि आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, जिससे कि आपका इस साल का जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आपके पास पेपर मिलेगा तो आप जो इसमें निर्देश हैं उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। आप समय का भी ध्यान रखेंगे। समय 2 घंटे का समय है और जो अधिकतम अंक हैं वो आपकी जो मार्क्स मेरिट बननी है वो 100 मार्क्स में से बननी है। और क्वेश्चन कितने आएंगे? 80 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें। कुछ और इम्पोर्टेंट जो निर्देश हैं उनको देख लेते हैं हम, कि जो क्वेश्चन कैसे कैसे करके आएंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा आपको उनका सॉल्यूशन नहीं लिखना है। आपको सिर्फ जो OMR आएगा, OMR पत्रक में आपको जो ब्लैक पेन है या ब्लू पेन है उससे डार्क करना है। ठीक है, क्वेश्चन कितने? इसमें 3 खंड होंगे। ठीक है, पहले खंड में मानसिक योग्यता, दूसरे में अंगणित और तीसरे में भाषा संबंधी। हम इसमें हिंदी भाषा को ले रहे हैं, ये चूंकि हिंदी भाषा का पेपर है तो हम इसमें भाषा हिंदी लेंगे। जब हम इंग्लिश मीडियम वाला पेपर सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमारी भाषा इंग्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हिंदी भाषा के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, सबसे ज़्यादा 40 क्वेश्चन जो होंगे वो मानसिक योग्यता के होंगे, 20 जो क्वेश्चन होंगे वो अंगणित के होंगे और लास्ट के जो 20 क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश या हिंदी के होंगे। इसमें जैसे मैंने पहले बता दिया, हम इसमें हिंदी के ले रहे हैं और जो ये मार्क्स हैं उस हिसाब से हमको 100 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप पूरे 80 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो 100 मार्क्स मिलेंगे। किसी भी क्वेश्चन का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप गलत कर देते हैं तो उसके जो नकारात्मक अंक है, नेगेटिव मार्किंग है, वो नहीं है। पेपर 11:30 से 1:30 यानी 2 घंटे का पेपर। इस बार हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि 1.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला खंड ले लेते हैं। ठीक है, इसमें पहला खंड में क्या है? मानसिक योग्यता परीक्षण, उसमें भी भाग 1। ठीक है, तो इसमें और उसमें हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन के लिए हम पहले निर्देश देख लेते हैं कि आपको निर्देश अवश्य पढ़ने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के निर्देश अवश्य पढ़ने हैं। पढ़ने के लिए आपको पेपर पढ़ने के लिए भी आपको समय अवश्य दिया जाता है। तो इसमें निर्देश 1 से 4 तक हैं और उसमें ABCD 4 खंड हैं, 4 क्वेश्चन के 4 विकल्प हैं। ठीक है, 3 इनमें से कोई भी 3 एक समान है। ठीक है, और एक डिफरेंट होगा। तो वो क्या डिफरेंट, आपको डिफरेंट वाला पहचान करना है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। इसका पहले का जो मैंने आपको पहले आंसर बता देता हूं कि पहले का जो आंसर होगा वो A होगा। A क्यों होगा? आप देखिए, इसमें PQRS, ठीक है, एंटी क्लॉक चल रहा है। इसमें भी PQRS एंटी क्लॉक चल रहा है। इसमें भी PQRS एंटी क्लॉक चल रहा है। ठीक है, अब ये डिफरेंट क्यों था? अब इसमें देखिए PQRS, ठीक है, इसमें इधर को चला, ये क्लॉकवाइज चला, ये एंटी क्लॉक चले। ठीक है, इसलिए पहले का A सही आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो 2 का जो राइट आंसर होगा वो तो D वाला होगा। अब D क्यों हुआ? इसमें इस त्रिभुज को देखिए, इस पे नजर गड़ाइए। इस त्रिभुज का जो मुख है वो अंदर की साइड को है, सिर्फ एक इसी का है जो बाहर की साइड को है। ठीक है, तो इसलिए ये डिफरेंट था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? TIC, CTI, TEC, ITC। ठीक, तो ये डिफरेंट है। सब में समान शब्द हैं, समान अक्षर हैं। ठीक है, सिर्फ एक इसी में है कि E अलग से आ गया। T और C तो उसमें भी है लेकिन E अलग से है, तो इसलिए ये इसका 3 का C भिन्न होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो तो C वाला होगा। अब क्यों होगा C वाला? ये देखिए, यहाँ पे 3 सर्कल हैं, 3 गोले हैं, वृत्त हैं, यहाँ भी 3 वृत्त हैं, यहाँ 4 क्रॉस हैं और इधर भी 4 क्रॉस हैं, यहाँ 4 प्लस हैं लेकिन इधर 3 प्लस हैं, यहाँ भी 2 हैं और यहाँ भी 2 हैं। सिर्फ एक इसी में है जो डिफरेंट है, ये इधर 4 है और इधर 3 है।
ठीक है। बाकी सब में इधर 3 हैं तो इधर भी 3 है, इधर 4 हैं तो इधर भी 4 है, इधर 2 हैं तो इधर भी 2 है। तो ठीक है, आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसके लिए फिर से चेंज हो गया, आप निर्देश अवश्य पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें ABC वैसे दे रखे हैं और उसमें जो ये प्रश्न चिन्ह है वैसा समान दूसरा कौन है, आपको वो पहचानना है। ठीक है, इसमें जो पहला खंड था, पहला भाग था, उससे निर्देश डिफरेंट हो गए। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 का राइट आंसर क्या है, सी वाला। सी क्यों हुआ, आप इसके चिन्हों पर देखेंगे कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बीच में डबल प्लस है तो डबल प्लस हो गया। ठीक है, डबल प्लस तो इसमें भी है। ठीक, अब यहां पे देखिए एक वृत्त है, वृत्त के अंदर माइनस बना रखा है, ये वृत्त है, वृत्त के अंदर माइनस है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। समझ रहे हैं, उनमें माइनस वृत्त बन रखा है, वृत्त के अंदर माइनस ये है। ठीक है, और बीच में डबल प्लस है और इधर पे इक्वल टू है यानी बराबर है। ठीक, तो इसलिए सी वाला राइट आंसर होगा। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या है, आप जरा ध्यान से देखेंगे, ये दो एक जैसे हैं, एक साथ हैं। ठीक है, तो यहां दो कहीं भी, इसके भी दो एक साथ हैं। ठीक, और उसके बाद इसके भी दो एक साथ हैं। ठीक, उसके बाद अब 3 हो गई, 3 एक जैसे हो गए। ठीक, अब इनमें डिफरेंट क्या है, इनमें डिफरेंट देख लेते हैं कि दो तो एक जैसे हो गए। अब ये किस में है, तो ये सिर्फ इसमें है। ठीक है, उसके बाद यानी दो ऐसे और उसके बाद एक ऐसा। ठीक है, तो ये सिर्फ इसमें है, तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में का जो राइट आंसर, पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 का सी राइट आंसर है। आप बाहर से तो सब एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन आप ये जो बीच के हैं इन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, प्लस माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, बाकियों में डिफरेंट है, तो इनका आप ऐसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में बाहर से देखने में सब एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये क्रॉस वाले दो क्रॉस देख लीजिए आप। ठीक है, इसमें भी क्रॉस है, लेकिन इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, सिर्फ एक यही है जिसमें 2 क्रॉस है, तो इसके 8 का सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लेकिन ये भाग भी चेंज हो गया है। ठीक है, इसमें भाग 3 हो गया है। इसमें भी प्रश्न आकृति है, लेकिन कौन सा खाना, इसमें कौन सा फिट आएगा, आपको ये देखना है कि कौन सा वाला फिट आएगा। आप निर्देश अवश्य पढ़ लेंगे, अगर आप निर्देश नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। और उसमें और क्या लिखा है कि दिशा परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, जिससे कि पैटर्न पूरा हो जाए। ठीक, थोड़ा सा मैं इसको, अब आपको आई होप कि आपको बेहतर दिख रहा हो। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो तो बी होगा। ठीक है, अब बी कैसे होगा, आप ये देखिए यहां पे क्या बन रखा है, बी, ये वाला आप देख लीजिए, तो ये वाला यही है। ठीक है, कि एक चतुर्भुज है या वर्ग है। ठीक है, और उस पर ऐसा बन रखा है, बी जैसा बन रखा है, इधर भी बी जैसा, उल्टा बी जैसा बन रखा है और उसके बीच में डॉट है, तो 9 का बी राइट आंसर। ठीक है, 9 का जो बी होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को हम देख लेते हैं। 10 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। सी क्यों होगा, आप देख लीजिए कि यहां पे एक वर्ग है, वर्ग में बीच में से ये क्या हो रहे हैं, क्रॉस हो रखा है। ठीक है, ऐसे करके क्रॉस हो रखा और एक छोटी सी रेखा और है। ठीक है, वैसे ये भी सेम है, लेकिन उसमें ऊपर लिखा था कि आपको, हमको क्या नहीं करना है, हम कहीं भी उसको घुमा नहीं सकते, तो इसलिए ये वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर हमको घुमाने के लिए कहा गया होता तो ये भी सही आंसर हो सकता था। ठीक है, लेकिन हमको घुमाना नहीं है, तो इसलिए सी वाला राइट आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। अब डी क्यों होगा, आप ये देखो, लास्ट में ये बन रहा है, ये बना। ठीक है, और आगे फ्रंट में ये बन रहे हैं, तो इसका ये बना।
ठीक है, हम इसको इस पीस को अगर पकड़ेंगे तो सीधे यहाँ पे ये फिट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। मैं इसको साफ कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। क्यों होगा आप देख लीजिए। सबसे पहले क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई फिर प्लस। ठीक है, ये मल्टीप्लाई, ये और ये, इन पे आप ध्यान देंगे तो ये यहाँ पे फिट बैठ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको पकड़ के यहाँ खिसकाएंगे तो ये बिल्कुल सही बैठेगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या हुआ, बी वाला हुआ। आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भाग है भाग 4। इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको जो ये यहाँ पे क्या आएगा, ये पैटर्न ऐसे बने और आपको इसमें से चूज करना है कि कौन सा वाला इस पे सही आएगा। आप मैं निर्देश नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा निर्देश पढ़ रहा हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आप परीक्षा हॉल में पूरा निर्देश पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ये देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि यहाँ पे पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। बी क्यों हुआ, आप ये देखिए, एक एरो बना ऊपर को, तीर का निशान। ठीक है, फिर यहाँ पे तीर का निशान बना और एक ये लॉलीपॉप जैसा बन गया। ठीक है, लॉलीपॉप खाते हैं ना हम, तो एक ये लॉलीपॉप बन गया। फिर यहाँ पे तीर का निशान, लॉलीपॉप, फिर तीर का निशान नीचे को, तो लॉलीपॉप ऊपर को बनेगा। ठीक है, तो इसलिए बी इज राइट आंसर। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे आएगा। समझ गए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 14 देख लेते हैं हम कि 14 का जो राइट आंसर होगा, पहले मैं उसको बता लेता हूं। 14 का राइट आंसर होगा बी। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, आप ये देखिए जो ऊपर वाला है, ये वाला है, ये कहां चले जा रहा, सीधे नीचे चल जा रहा। ठीक है, इसमें ये जो लॉलीपॉप था और पीछे से कट रखा था, एक ऐसा बन रखा ना, ये लॉलीपॉप और ऐसा कट रखा है, तो ये ऊपर था, ऊपर से ये सीधे नीचे आया। तो यहाँ पे कैसा है, एक ये है तो ये सीधे नीचे आ जाएगा, तो नीचे सिर्फ इसी में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। कैसे होगा, अभी देखो ये क्या हो रहा है, ये पहले ऐसे था, फिर ये तीर का निशान ऐसे ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, और अब इसके बाद ये क्या होगा, ये तीर का निशान ये यहां से ऊपर को चल जाएगा। अब ये ऐसा और ऐसा बनना चाहिए पैटर्न। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। आई होप कि आपको समझ रहे होंगे। ठीक है, ये समझने वाला है, आपको इसमें नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर इसको ढंग से समझ लेंगे, जो पैटर्न है उनको ढंग से समझ लेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 में पहले ये बना, फिर इसके साथ वो तो वैसे ही रहा, उसके साथ एक ऐसा बन गया, फिर एक ये बना और उसके साथ दो और बन गए। मैंने पहले ये एक बना, पहले ये एक था, अब ये दो हो गए, तो स्वाभाविक सी बात यहाँ पे 3 हो जाएंगे। नहीं, तो ये कैसे बनेंगे, अब 3 वाले तो बहुत हैं, सारे 3 हैं, ये तो फिर गड़बड़ होगी। अब इनमें देखेंगे, जो ये ऐसा है उसमें लाइनें हम ऐसी ऐसी हैं। ठीक है, यानी वर्टिकल है। इसमें लाइनें कैसी हैं, इसमें ऐसे ऐसे हैं, तो ये भी नहीं है। ठीक है, इसमें तिरछी लाइनें हैं। ठीक है, इसमें इधर को लाइनें हैं, इसमें ऐसे हैं, जबकि हमको लाइन कैसे चाहिए वाला चाहिए, ऐसे वाला चाहिए। तो अब तो आपको पता लग गया कि 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला। ठीक है, तो 16 का जो राइट आंसर है वो है बी। समझ भी गए होंगे आप, सॉल्यूशन भी मिल गया है कि कैसे करके वो हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 भाग 5। ठीक, इसमें बताना है आपको कि यहाँ पे क्या आएगा। अगर ये ऐसा है, इसके बाद ये ऐसा था, तो उसके बाद ऐसा हुआ, तो ऐसा है तो क्या होगा। ठीक है, अगर हम 17 वाला ही क्वेश्चन देखें, ठीक है, आप निर्देश पढ़ लीजिए, ये 17 वाला देखें तो ये स्टार जैसा था, तो स्टार में क्या कर लिया, जो ये लाइनिंग वाला एरिया था उसको साफ करके यहाँ रख दिया। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, और त्रिभुज के अंदर एक छोटा उल्टा जैसा त्रिभुज है जिसमें खूब सारी लाइनें हैं, तो स्वाभाविक सी बात है अब उसकी लाइनें हट जाएंगी, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो 17 का बी
इज राइट आंसर। ओके, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब 18 देख लेते हैं। एक बी है, बी का एक सुलटा बी और एक उल्टा बी। अब ये ई है तो स्वाभाविक सी बात है, एक क्या बन जाएगा, एक ऐसा ई जो उसकी तरफ मुंह किए हुई है। ठीक है, तो ऐसा कौन है, तो इसका ऐसा कौन है, 18 का ए। ठीक है, इसके मुंह ऐसा हो रखा ना, इसका ऐसा हो रखा, तो इसका भी ऐसा होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। मैं इसको साफ कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, आप पैटर्न देख लेंगे। ये जो तीर का निशान, आप सिर्फ इस तीर को निशान को देखिए। ठीक है, एक ऐसा गोला, तीर का निशान, और इधर से ये ऐसा करके तीर का निशान उधर को चले गया। तो स्वाभाविक सी बात है, ये जो गोला है, ये गोला ऐसा है तो ये गोला इसकी तरफ हो जाएगा, है ना। तो यहां पे कौन सा होगा, सी वाला होगा। इसका जो राइट आंसर है ये सी वाला है। ओके, 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो है डी। अभी देखिए, एक वृत्त है, यहाँ पे वृत्त है, उसके अंदर 2 डंडियां थी। अब ये वृत्त बना और उस पर ये डंडियां ऐसी हो गई। ठीक है, यानी उसको 1/4 में बांट दिया और उसके अंदर 4 गोले हो गए। ठीक है, सर्किल कर दिए। तो अब ये वृत्त है तो इसको भी क्या कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे और इसके अंदर 4 वृत्त कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो राइट आंसर है वो होगा डी। ठीक है, वृत्त कैसे हैं, जो वृत्त अब देख लीजिए, अब यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है कि भाई वृत्त तो दोनों में है, लेकिन वृत्त कैसे हैं, डार्क ब्लैक है। ठीक है, उनके बीच में जगह नहीं छूट रखी है। तो यहाँ पे जो वृत्त है इनके बीच में क्या है, जगह है। ठीक है, सिर्फ ये जो डी वाला है इसमें जो वृत्त है वो डार्क एकदम है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा 20 का राइट आंसर डी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, भाग 6 देख लेते हैं कि कौन सा पैटर्न क्या हो रहा है, इसको पूरा कर रहा है। ठीक है, कौन सा जो ये पैटर्न है इस फिगर को कैसे पूरा करेगा। आप इसको पढ़ लीजिए, आप निर्देश पढ़ लीजिए, पूरे निर्देश पढ़िए। ठीक है, कि कौन सा वाला आएगा। अब 21 वाला देख लें कि इसको यहाँ पे कौन सा पूरा करेगा। यहाँ पे हम कौन सा चिपकाएं, क्या इसको चिपका के ये पूरा हो जाएगा, इसको चिपकाएंगे, इसको चिपकाएंगे या इसको चिपकाएंगे। तो इसमें किसको चिपकाएंगे, अगर हम सी वाले को चिपकाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो त्रिभुज है ये उसके बीच में जो वृत्त बन रखा है ये पूर्ण हो जाएगा। तो 21 का जो राइट आंसर हुआ वो हुआ सी। ओके, 22 देख लेते हैं। इसमें आपको पैटर्न को पूरा करना है। 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, यहां पे इसको पकड़ के यहां पे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, बाकी लगाएंगे तो फिट नहीं आएंगे। बाकी आप अगर हम इनको अगर पेंसिल और उसकी सहायता से बनाएं तो ये फिट नहीं आएंगे। ठीक है, हमको इसमें पूर्ण करना है। ठीक है, 23 देख लेते हैं। इसमें हमको वृत्त को पूर्ण करना है, तो कौन सा इसमें से पीस लेंगे कि जो ये पूर्ण हो जाए। तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, इस हिस्से को हम यहां पे लगाएंगे तो ये वृत्त क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। इसमें कौन सा हम लगाएं, पहले मैं इसको साफ कर लेता हूं। ठीक है, अब ठीक है ना, अब देख लेते हैं 24 का कि कौन सा हिस्सा हम इसको यहां पे लगाएं कि ये क्या हो जाए, ये पूर्ण हो जाए। तो यहां पे ये वाला हिस्सा आएगा। इसका जो राइट आंसर है वो डी वाला है। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन है, उसको आप क्लिक कर लें, जिससे कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और आपको क्या मिलेगा, हम ऐसी जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। आपको अगर पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को अवश्य लाइक भी करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। ये भाग 7 है। इसमें क्या होता है, इसमें मिरर वाले होते हैं। ये जो बन रखा है ये दर्पण बन रखा है। ठीक है, ये दर्पण है और दर्पण में ये आकृति कैसी दिख रही, आप ये निर्देश अवश्य पढ़ लेंगे। ठीक है, कि दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो कैसा लगेगा। नहीं, हम जब सुबह जब स्कूल के लिए तैयार होते हैं तो हम बाल बनाते हैं तो हम अपने आप को देखते हैं कि मेरे जो पार्टिंग है वो कैसी है। ठीक, तो वैसे ही अगर हम दर्पण में देखेंगे तो क्या कैसा दिखेगा। अगर ये आदमी है, माना इसको ये आदमी है और ये दर्पण में दिखेगा तो कैसे दिखेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं।
तो जो 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। अगर ये दर्पण में दिखेगा तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले ये दिखेगा और फिर दूर ये दिखेगा, यानी ये नज़दीक दिखेगा और ये दूर दिखेंगे। तो ये नज़दीक दिखा और ये दूर दिखेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। ओके, ये क्वेश्चन दर्पण वाले हैं, आप इनको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। दर्पण तो सभी के घरों में होता है। अब देखते हैं 26 वाला। तो 26 का ये बी एंड डी है, ये दर्पण में दिखेगा, बी एंड डी अपने आपको दर्पण में दिखेगा तो कैसे लगेगा, शीशे में उसका प्रतिबिंब कैसे लगेगा। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं 27। आप इनको ध्यान से समझेंगे तो ये आसान है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, 27 का जो राइट आंसर है, 27 अगर ये अपने आप को दर्पण में दिखेगा तो कैसे दिखेगा। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 28, क्वेश्चन नंबर 28। अगर ये दर्पण में दिखेगा, ये वाली आकृति अपने आप को दर्पण में दिखेगी तो कैसी लगेगी। ठीक है, 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, ये ऐसा लगेगा। ये देखो दर्पण में वही चीज नजदीक दिखती है ना, हमारी नाक जो होती है वो सबसे लंबी होती है, तो दर्पण में सबसे लंबी वही दिख रहा होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये दिखेगा, ये दूर है, ये दूर है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, भाग 8 देख लेते हैं। ये कागज वाला है, आप कागज की डिफरेंट चित्र बनाते हैं ना, हम कट वट लगा के चित्र बनाते हैं। हम कोई कागज देते हैं, उसको फोल्ड वोल्ड करते हैं, फिर उसको कट लगाते हैं और फिर वो जब उसको पैटर्न को खोलते हैं तो चित्र बन जाता है, कोई नया सा बन जाता है। तो इसमें वही है। ठीक है, कि ये कागज का टुकड़ा है। ठीक है, इसको पहले ये कागज का पूरा टुकड़ा है, इसको मोड़ा, फिर उसको पहले 2 में मोड़ा, फिर 4 में मोड़ दिया, फिर उसको यहाँ पे ऐसे करके काट दिया। ठीक है, ऐसे इस पे कट लगाएं। अब जब इस कागज को खोलेगा, वो जो बच्चा है वो उस कागज को खोलेगा तो उसको कैसा चित्र दिखेगा। क्या ऐसा दिख सकता है, क्या ऐसा दिख सकता है, या ऐसा दिखेगा, या ऐसा दिखेगा। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। अगर आप भी कागज को लें और कागज को ऐसे मोड़ के यहाँ पे ऐसा कट मारें, ठीक है, ध्यान रखिए कैंची से आप कट मारें तो वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो बस यही वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर उसने कागज लिया, बच्चे ने कागज लिया और फिर उसने ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, फिर उस पर ऐसे करके एक कट मार दिया। ठीक है, सिंपल से एक कट ऐसे मार दिया तो कैसा होगा। तो 30 का जो राइट आंसर होगा ए। उसको जब वो कागज खोलेगा तो उसको ऐसा पेपर मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं 31 का। पहले उसने एक सर्किल वाला पेज में सर्किल बनाए, फिर उसने उसको पहले 1/2 हो गया, फिर 1/4 में मोड़ा। ठीक है, फिर उसने 1/4 में मोड़ के उसमें 3 डॉट बना दिए, ये 3 छेद कर दिए उसने। अब उसको जब उसने कागज खोला तो कैसा मिला उसको। क्या ऐसा मिल सकता है, ऐसा मिल सकता है, ऐसा मिल सकता है, या ऐसा मिल सकता है। तो उसको कैसा मिलेगा, उसको ऐसा मिलेगा। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन होते हैं 32 का, जो हम प्रैक्टिकल के घर में भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अब उसने एक और पेपर लिया, अब की बार उसने पेपर क्या किया, ऐसे करके फोल्ड किया। ठीक है, ऐसे करके उसने फोल्ड किया, फिर उसको ऐसे फोल्ड किया और यहां पे से उसने 2 छोटे छोटे कट लगा दिए। ठीक है, जब वो अब पेपर खोलेगा तो उसको कैसा मिलेगा। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, उसको ऐसा मिल जाएगा अगर वो उसको खोले तो। ठीक है, ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें भाग 9 देख लें। ठीक है, ये जो भाग है 9th वाला, ये देख लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप निर्देश पढ़ लें एक बार। ठीक है, जो ये कटआउट बना रखे हैं, ठीक है, 3 बना रखे ना इसमें, ये एक त्रिभुज है, एक आयत है और एक फिर से त्रिभुज है। तो ये किस में फिट आ रहे हैं, कौन से इनमें ऐसा है कि जिसमें ये वाला तीनों हो। ठीक है, एक नहीं बल्कि तीनों हो। ठीक है, अगर आयत देख लें तो आयत तो ये है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, लेकिन क्या 2 त्रिभुज भी हैं उसमें। तो 2 त्रिभुज किसमें है, सिर्फ ए में है। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए वाला। ठीक है, आप प्रैक्टिकली इनको जुड़ा सकते हैं।
ठीक है, तो ये ए 33 का ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 34। इसमें 1/4 1/4 1/4 के जो वृत्त हैं और एक बीच में आयत बन रखा है। ठीक है, तो ऐसे कैसे करेंगे हम? अगर हम सिर्फ वृत्त को जोड़ते हैं 1/4 जोड़ते हैं तो एक वृत्त बन जाता है, 1/1 बन जाता है। ठीक, इसमें ये भी नहीं, 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 तो ये बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 34 का ए इज अ राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं कि ये वाला पैटर्न किस में सही बैठेगा। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इसमें देख लीजिए कि ये वाला और ये वाला चित्र, इन पे ध्यान रखिए कि ये किस में आएगा। ठीक है, तो ये किस में आ रहे हैं? ये इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद इसमें आ रहे हैं, इसमें जरूर ये दो आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो त्रिभुज हैं वो नहीं आ रहे हैं। सिर्फ इसी में है कि ये दो और ये और ये और ये, तो ए वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, 36 का ए राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट देख लो तो क्वेश्चन नंबर 37 और भाग 10। ठीक है, इसका अंतिम भाग है 10 वाला। अब इसमें हमको क्या देखना है कि एक जो पिक्चर ड्रॉ कर रखी है, एक ये ऐसा ऐसा और ऐसा ड्रॉ कर रखा है, तो ये किस में आएगा? ठीक है, किस वाले चित्र के अंदर ये छुपा हुआ है? ठीक है, तो 37 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। इसके अंदर ये छुपा हुआ है, इसके अंदर भी है, लेकिन ये इसमें यहाँ पे ये वाली लाइन थोड़े से जिगजैग हो गई। ठीक है, स्प्रिंग बन के, तो इसमें नहीं हो पाएगा। 38 का जो राइट आंसर है ये तो सिंपल है, ये यहाँ पे है। ठीक है, 38 का और भी सिंपल है। 39 का देख लीजिए, ये तो इसमें बी बना और ये बी इसमें छुपा हुआ है, ये मधुमक्खी जैसे बन गई ना, तो इसमें इधर को बी इधर को बी छुप गया। ठीक है, बाकी किसी में नहीं है। ठीक है, ये भी वैसे है, लेकिन ये वृत्त जैसा नहीं है, ये क्या है? ये त्रिभुज जैसे है। ठीक, तो इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं 40 क्वेश्चन, मानसिक योग्यता का ये अंतिम प्रश्न होगा। ठीक है, तो ये वाली जो आकृति है ये किस में छुपी हुई है? तो स्वाभाविक सी बात है, ये बी वाले में छुपी हुई है। ठीक है, इसमें ये इसमें भी छुप सकता है, लेकिन इसमें ये बहुत बड़ा है, इसमें भी हम गैस लगा सकते हैं, लेकिन इसमें ये राइट आंसर ये है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। ठीक है, 40 का बी इज राइट आंसर। ठीक है, 40 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए अब हम खंड 2 देख लेते हैं, अंकगणितीय परीक्षण। ठीक है, इसमें आपके 20 सवाल होंगे। ठीक है, आपको ये खंड भी अनिवार्य रूप से लेना है, आप किसी भी खंड को स्किप नहीं कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले खंड में चूंकि मैथ्स का है, तो हम न केवल आपको आंसर बताएंगे, ठीक है, न केवल आंसर बताएंगे बल्कि इसको सॉल्यूशन भी बताएंगे हम। ठीक है, सॉल्यूशन भी करके दिखाएंगे कि कैसे करके कौन का किसका आंसर कैसे निकला। तो चलो 41 देख लेते हैं। एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? कितने वर्ष में? 16 वर्ष में वार्षिक ब्याज की दर से दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो हमको क्या निकालनी? दर निकालनी। तो पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। 41 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, अब बी कैसे होगा इसका हम अभी देखते हैं। पहले हम चलो क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। ठीक, पहले हम क्वेश्चन नंबर 46 देंगे क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें सॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं है। 2,02,000 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। कितना लिखना है? 2,02,000 को अंकों में लिखना है। तो आपने कर ही दिया, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। ऐसे करके 2,02,000 ऐसे लिखा जाता है। अब हम फिर से 41 देख लेते हैं। ये थोड़े से कठिन प्रश्न है, तो इसको हम देख लेते हैं। एक राशि कितने साल में दुगनी हो रही है, यानी समय क्या है? 16 वर्ष। क्या हो रहा है? साधारण ब्याज की दर से हो रहा है। कितनी हो जा रही है? दुगनी हो जा रही। तो हमको क्या निकालनी? वार्षिक दर निकालनी है। ठीक है, तो जैसे मैंने आंसर बता दिया था आपको कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। अब कैसे होगा आपको ये चीजें ध्यान रखनी। 16 ईयर 16 वर्ष, वार्षिक दर निकालनी है, दुगना हो जा रहा है। ठीक है, ये अभी काम आएगा। तो चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले है साधारण ब्याज। हमको साधारण ब्याज की जो दर है
उसका सूत्र देखना है। तो सूत्र क्या होता है, इसमें लाइन हटकी थी, साधारण ब्याज गुणा गया 100 बटे मूलधन गुणा गया समय। ठीक है, ये होता है। ठीक है, इसमें अगर आप इंग्लिश में देखना चाहें तो ये है। तो इसमें हम मान लेते हैं, ठीक है, इसमें हम मान लेते हैं कि माना जो साधारण जो मूलधन है वो है 100 रुपये, ठीक है, और ब्याज भी है 100 रुपये। 100 रुपये क्यों है, क्योंकि 16 साल में दुगना हो जा रहा है। आपने बैंक में 100 रुपये जमा किए, 16 साल में बैंक ने आपको 100 रुपये और मिला के 200 रुपये दे दिए। ठीक है, तो ब्याज भी कितना हो गया, 100 रुपये। तो यहाँ पे इसलिए ब्याज भी 100 रुपये है। समय कितने समय में दुगना हो रहा है, 16 वर्ष में। तो अब हमको क्या निकालने, दर निकालनी। ठीक है, तो दर निकालने। अब हम उसको फॉर्मूले में रख देंगे। तो फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज गुणा गया 100, तो साधारण ब्याज गुणा गया 100। अब यहाँ पे मूलधन गुणा गया समय, मूलधन गुणा गया समय हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब इसमें 100 से 100 कटा, अब कितना हो गया, 100 बटे 16 ये मिला। इसको भी हमने क्या किया, 4 से काटा, 4 चौको 16 और 4 25 आएंगे या 25 चौको 100, तो ये आया। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये राइट आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 6 सही 1/4 इसलिए आया, समझ में। ये जो राइट आंसर है ये माइनस नहीं है, ये डबल बार मिस्टेक हो गई। जो राइट आंसर है वो ये है कि इतने % ब्याज से 16 साल में कोई भी धनराशि क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ठीक, समझ में आ गया होगा ना। नहीं आया तो आप दोबारा देख लीजिए। ठीक है, जब तक समझ में नहीं आया, मैथ्स बिल्कुल ऐसा ही है कि आप उसको दोबारा देख लीजिए, आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। यदि एक समकोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये ध्यान रखिएगा, कैसा त्रिभुज है, त्रिभुज समकोण है। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण है। मैं 2 लंबवत भुजाएं, जो लंबवत है, ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत है, भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, आपने त्रिभुज का क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो 42 का जो राइट आंसर होगा वो तो होगा डी 30। अब 30 कैसे आई भाई, सिर्फ 2 ही भुजाएं दे रखी, एक भुजा 5 है, दूसरी भुजा 12 है। अब तीसरी भुजा क्या है, जब तक तीसरी भुजा निकली तब तक कैसे निकला, तो चलिए देख लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस पे सीधे सीधे क्या होता है, पाइथागोरस की जो प्रमेय है वो आपने पढ़ी होगी, तो वो होता है। पाइथागोरस की प्रमेय क्या बताती है, एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, जिसपे यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ये है कर्ण, कर्ण का वर्ग, कर्ण का जो वर्ग है, ठीक है, स्क्वायर का वर्ग 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर, यानी इसके वर्ग और इसके वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये भुजा हमने 5 सेंटीमीटर, ये भुजा हमने 12 सेंटीमीटर मान ली, तो ये भुजा को हमने x मान लिया। तो x इक्वल टू, अब सूत्र ये है, तो ये देख लें, 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग। ठीक है, उनका अंडर रूट कर लेते हैं। अब 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144। ठीक है, अब इनको हमने जोड़ा तो 169 आ गया। ठीक है, अब 169 अगर हमने इसको अंडर रूट, इसका अंडर रूट निकाला तो कितना हुआ 13, यानी 13 को 13 से गुणा करेंगे तो 169 आएगा। ठीक है, यानी तीसरी भुजा कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर होगी। ये भुजा 5 सेंटीमीटर, ये भुजा 12 सेंटीमीटर और ये भुजा 13 सेंटीमीटर। अब तीनों को जोड़ लेंगे तो आंसर 30। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ लेंगे। आप ये सूत्र याद कर लेंगे, ये सूत्र याद हो जाएगा तो वर्गमूल निकालने तो आपको आते ही हैं। ठीक है, कि कैसे करके 169 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। आप वर्गमूल निकाल लेंगे तो 13 आएगा। ठीक है, और फिर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, उसमें क्या दे रखा है, दिया गया है कि 154 गुणा गया 18 बराबर 2772। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2772 आएगा। तो इसको इससे भाग देके क्या मान आएगा, आप इस पे ध्यान देंगे नहीं, इसको सीधे इसको देखेंगे कि भाग देके क्या आएगा, यानी तो जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, तो 43 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी। ठीक है, बी कैसे आया देख लेते हैं। 15.4 कैसे आया, 15.4 कैसे आया। ठीक है, आप सिर्फ इसमें ध्यान दीजिए, ये आपको थोड़ा भरमाने के लिए दे रखे हैं, आप इस पे ध्यान दीजिए कि कैसे आएगा। अब देख लेते हैं हम।
इसका सॉल्यूशन 43 का सॉल्यूशन देख लेते हैं कि ऐसे आया। ठीक है, हमने 1.8 को आप भाग ऐसे देते ना 1.8 और यहाँ पे हम लिखेंगे 27.72। ठीक है, ये लिखा आपने। अब चूंकि आप जानते हैं कि इसको हमको क्या करना होता है, पूर्ण में लाना होता है। यहाँ दशमलव नहीं चल सकता, इधर दशमलव चल जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन इधर इसको हम पहले पूर्ण संख्या बनाएंगे। अब इसको पूर्ण संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें ये 1.8 को हम पूर्ण संख्या बनाने के लिए इसमें 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 18 आ जाएगा। तो 27.27 को भी 10 से गुणा करेंगे तो 277.2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब सही हो गया ना, यहाँ पे 18 हो गया। अब यहाँ पे 277.2, अब इसको आप आराम से कॉपी में भाग दीजिए तो जो आंसर आएगा वो इतना आएगा, 15.4 आएगा या 15.4 आएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो स्टूडेंट अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप अवश्य लाइक कर दें। ठीक है, आपको क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ ही रहे हैं। ठीक है, तो आप अवश्य लाइक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्रिकेट के एक खिलाड़ी की 24 पारियों में, कितने पारियों में, 24 पारियों में जो रनों का औसत है उसने 28 रन है। ठीक है, किसी में उसने ज़्यादा बनाए, किसी में कम बनाए, लेकिन उसके जो औसत निकला वो 28 रन के। अब 25 पारी में वो कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए, यानी उसका औसत बढ़ जाए, अब 28 से 29 हो जाए। ठीक है, तो इसका जो मैं आपको आंसर बता लेता हूं पहले। इसका जो राइट आंसर है वो है 53। वो 53 रन बनाएगा। अगर 25वीं पारी में उसके 53 रन बन जाते हैं तो उसका औसत 29 हो जाएगा। कैसे होगा देख लेते हैं, आंसर यहाँ पे है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो 24 पारियों में उसने कितने रन बनाए थे, 24 गुणा गए 28 का औसत से उसने 672 रन बनाए। देखिए इसको गुणा कर लेंगे तो 25 पारियों में उसको कितने रन चाहिए, वो चाह रहा है कि उसका औसत 29 का हो जाए। तो उसको कितने रन 25 पारियों, अगर उसके 29 का औसत से बना था उसको 725 रन होंगे उसके। तो आप 725 में से 272 घटाएंगे तो 53 रन आ जाएंगे। यानी वो जो 25वीं पारी है उसमें वो 53 रन बनाएगा तो उसका औसत 29 हो जाएगा, क्योंकि 24 पारियों में उसकी औसत 28 था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं कि एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं। ठीक है, यानी उस विद्यालय में अगर 5/5 हैं तो उसमें से 3/5 क्या है, 3/5 लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी रही, 2/5। ठीक है, हम इस सवाल को, आप इसको ध्यान से देख लेंगे तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 2/5 लड़के, 3/5 लड़के हैं, 2/5 लड़कियां हैं। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 800 है। यानी जो 2/5 है उसमें लड़कियां कितनी हैं, 800 हैं। तो हमको क्या करना है, लड़कों की संख्या बतानी है। मैं पहले आपको आंसर बता लेता हूं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1200। ठीक है, 1200, लड़कों की संख्या 1200 है, लड़कियों की संख्या 800 है। अब कैसे आई 1200, चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इस प्रकार के अगर सवाल इस साल भी आए तो आप कैसे करके उस सवालों को कैसे करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ इसको। हाँ, अब ठीक है, कैसे आएंगे, हमने कुल छात्रों की संख्या, चूंकि हमको छात्रों के टोटल छात्र कितने हैं उस स्कूल में ये तो दे ही नहीं रखा, तो हमने उसको क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, लड़कों की संख्या कितनी है, 3x/5। तो लड़कियों की संख्या कितनी है उसमें, x - 3x/5। तो 800 बराबर क्या है, 2x/5। ठीक है, 800 किसके बराबर है, 800 है 2x/5 के। ठीक है, तो x का मान, सबसे पहले हम x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान कितना होगा, x × 5/2। तो x का मान क्या हो जाएगा, 2000। यानी उस स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं। अब लड़कों की संख्या निकाल देंगे। ठीक है, तो अब जैसे लड़कियों की संख्या निकाली वैसे लड़कों की संख्या निकाल सकते हैं। 3 × 2000/5 तो 1200 है। इसका दूसरा तरीका भी था, अगर हमने टोटल छात्रों की संख्या निकाल दी, 2000 निकाल दी, तो उसमें से लड़कियों की संख्या घटा लेंगे 800। तो टोटल कितने बचे, लड़के 1200 बचे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और जैसे मैंने यहाँ कर रखा है आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप इन गणित के सवालों में को आप अवश्य कॉपी में भी नोट कर लेंगे, जिससे आपको ये सवाल समझ में आ जाए और भविष्य के लिए भी आप रखेंगे।
ठीक है, ये समझने के साथ साथ आप इसको नोट भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। 6 अंकों की, ये ध्यान रखिए, कितने अंकों की? 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या है? अंतर बताना आपको। ठीक है, 6 अंकों की बड़ी, छोटी से छोटी और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बीच में क्या अंतर हो गया? तो 47 का जो राइट आंसर होगा वो तो होगा ये है, ये आंसर है। अब ये आंसर कैसे आया? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आंसर ऐसा है, जो 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है तो ये लिख लेंगे आप, ये 6 अंकों की छोटी संख्या लिखी, 4 अंकों की आपने ये छोटी संख्या लिखी। अब इन दोनों को घटा देंगे, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो ये मिल जाएगा, ये अंतर आपको मिल गया। समझ गए? तो ऐसे करके आएंगे। आप 6 की जगह 7 अंकों की लिखिए, प्रैक्टिस करने के 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखिए, उनका अंतर कितना है आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ये आपके लिए वर्क है कि 7 अंकों की इस 6 की जगह आप क्या करेंगे, 7 अंकों की छोटी छोटी संख्या और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कितना अंतर आएगा, इसको आप कहाँ लिखेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, कमेंट में लिख के बताएंगे। ठीक है, जिससे कि मुझे पता लगे कि आपने ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको सरल करना है। ठीक है, इसको पहले आप कॉपी में उतार लीजिए, को आपको सरल करना है। सरल करने के बाद आंसर क्या आया? तो 48 का जो राइट आंसर होगा वो तो कितना होगा? 48 का राइट आंसर बी है। ठीक है, यहां पे देख लीजिए 3, यहां पे कोष्टक, कोष्टक के अंदर 13 धन 6 गुणा गया 7 भागा 11 गुणा गया 3 ऋण 12, ये कोष्टक के अंदर ब्रैकेट के अंदर 12 ऋण 4 गुणा गया 2। तो इसको सरल करने पे क्या आएगा? तो इसको सरल करने पे 1 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा ये देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए कैसे करके हमने किया है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो कोष्टक के अंदर की चीजें हैं, सबसे पहले हमने 6 सता 42, तो यहाँ पे 42 लिख दिया, 11 तियां 33, तो यहाँ पे हमने 33 लिख दिया, और 4 दूना 8, सबसे पहले हमने गुणा गुणा कर लिया तो यहाँ पे 4 दूना 8 आ गया। ठीक है, आ गया ना, 8 आ गया। अब हमने इसको भी जोड़ लिया, ये 55 आ गया, 33 को वैसे रहने दिया और 12 में से 8 घटा दिया तो 4 आ गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय, अब चूंकि आपको पता ही है कि अगर कोष्टक के बाहर में कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो वो क्या हो जाता है, उसको हम गुणा मान लेते हैं। तो 3 गुणा गया 55 भागा 33 ऋण 4। ठीक है, अब 11 से काटो, 11 तियां 33। ठीक है, चलो इसको हम ढंग से कर लेते हैं, 11 से काटते हैं, 11 तियां 33 और 11 पंजे 55। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ये 1 से कटा, तो आंसर कितना आया? आंसर आया 5 - 4, तो और लास्ट में आंसर 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। प्रथम अभाज्य संख्याओं का योग फल क्या होगा? तो इसका मैं आंसर बता देता हूं आपको, 17 होगा। ये तो बहुत आंसर है, बहुत इजी है। जो प्रथम अभाज्य संख्या है, पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी अभाज्य संख्या 3, ठीक है, तीसरी अभाज्य संख्या 5 और चौथी अभाज्य संख्या 7। अब इनको जोड़ लो। ठीक है, अब देखो कितना आता है, 17 आया। नहीं तो आप, मैंने सॉल्यूशन दे ही रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आया 17। ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। 12 सही 1/16। ठीक है, 12 1/16 को दशमलव में बदलना है आपको। ठीक है, समतुल्य ध्यान में दीजिए, आपको सीधा इसको दशमलव में बदलना। 12 सही 1/16 को आपको दशमलव में बदलना है। तो 50 का जो मैं राइट आंसर पहले आपको बता देता हूँ, तो 50 का राइट आंसर सी वाला होगा। ठीक है, अब दशमलव में कैसे बदलेंगे ये देख लीजिए। सबसे पहले ये हम इसको क्या कर लेते हैं, विषम भिन्न बनाते हैं। 16 गुणा के 12 धन 1, तो क्या होगा 193 भागा अपॉन 193/16 आ जाएगा। ठीक है, 193/16 आ जाएगा। अब आप इसको आराम से भाग दीजिए, इधर 16 लिखिए और यहाँ 193 लिखिए। ठीक है, तो आंसर
ये आएगा। ठीक है, ये अब आपको समझ में आ गया। ओके, सरल भिन्न को विषम भिन्न में बनाना तो आपको आता ही है। पहले आपको क्या करना है, 16 गुणा गया, ये इसको गुणा करते हैं और इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 93 आ गया, 16 गुणा गया 12, 192, धन 1, 193 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। वह कौन सी संख्या है जो 4, 8, 6 तीनों संख्याओं का गुणज है? ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। तो 51 का जो राइट आंसर है वो है सी, 696। अब 696 कैसे आए भाई, चलिए देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले उसका क्या करेंगे, लॉस ऑफ निकालेंगे या एलसीएम निकालेंगे। तो 2 का एलसीएम गुणा विधि से ये हुआ। ठीक है, 2 2 जा 4, 8 का 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 गुणा गए 2 गुणा गए 2, 6 का 2 गुणा गए 3। अब ये कॉमन जो आया तो इनका जो लॉस ऑफ निकला, एलसीएम निकला वो 24। अब हम इसको प्रत्येक से भाग देंगे। ठीक है, अब 24 का भाग क्या इसमें जाता है, पूर्ण भाग इसमें जाता है, नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है, सिर्फ इसी में जा रहा है। ठीक है, तो हम इसमें प्रत्येक में देना होगा कि इसमें मैंने यहां जैसे करके भी देख रखा है, तो इसका 29 आ रहा है। ठीक है, तो 696 696 राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 और 426 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में 6 शेषफल देती है। कितना शेषफल दे रही है, 6। ठीक है, 6 शेषफल दे रही है तो है। तो पहले मैं आंसर बता लेता हूं, इसका जो राइट आंसर होगा ये 12। अब 12 कैसे आया, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि शेषफल कितना दे रही है, 6। इस पे आप अवश्य ध्यान रखिए। सबसे पहले हम इनका एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि बड़ी से अगर छोटी से छोटी संख्या होता तो एलसीएम निकालते। ठीक है, आपको पता ही है, और बड़ी से बड़ी संख्या है तो एचसीएफ निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, एचसीएफ निकालने में उससे पहले हम क्या करेंगे, 6 शेषफल दे रही है। कितना शेषफल दे रही थी, 6 दे रही, तो सबसे पहले हम 6 घटा लेंगे, तो 270 में से 6 घटाएंगे तो 264, 426 में से 6 घटाएंगे तो 420। अब इनका हम क्या कर लेंगे, इनका हम गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालेंगे। इनका गुणनखंड ये हुआ, इसका गुणनखंड ये हुआ। आप इसको भाग विधि से भी कर सकते हैं, भाग विधि से भी बहुत ईजी है। ठीक है, आपको आता ही है। खैर 264 गुणा गया 420, ऐसे करके भाग देते रहिए। ठीक है, तो इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा 264 और 420 का जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 12। तो इसलिए 12 इज राइट आंसर। ठीक है, 12 ये सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। इसमें आपको ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, कि आपको ये और ये का योगफल बताना है। आप इनको लिख लो, 7 ये धन 7.07। ठीक है, ऐसे करके लिख दो तो आप देखेंगे तो 53 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा, 53 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। कैसे होगा थोड़ा मैं बता लेता हूं आपको। ठीक है, आप इनको ये ऐसे करके जोड़ लीजिए तो आंसर ये आएगा। आप कॉपी निकालिए और जोड़ लीजिए। आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें 7 की जगह 8 लिखेंगे। ठीक है, जहां जहां भी 7 है वहां 8 लिखिए और आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क होगा कि आप इसमें क्या कर लेंगे, जो जहां जहां भी 7 है 7 को 8 से रिप्लेस कर लीजिए। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताइए। नहीं है, ठीक है, नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां बताइए कि आपके कितने मार्क्स आपके ये 53 में का जो आंसर आया वो कितना आया। जो 7 करके तो मैंने आपको बता दिया कि 7 करके इतना आ रहा है, 7 करके ऐसा आया। ठीक है, ये आंसर आया। तो अगर हम 8 कर देते हैं तो कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जिससे आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 54। आपको ये इससे मल्टीप्लाई करना है। 3.003 गुणा गया 15 धन 0.0123
धन 5.002575 को आपको सरल करके मान और लगभग बताना है। एक्यूरेट न भी हो तो आपको लगभग मान बताना है। तो 54 का जो राइट आंसर है वो है सी, 50 है। अब हम कर ही के देख लेते हैं इसको। हम ऐसे कैसे मान लें, हम पूर्ण करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसा कर लीजिए, ठीक। पहले हमने यहाँ पे पहले ये क्वेश्चन लिखा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, ठीक है। फिर हमने सबको जोड़ दिया तो आंसर ये आया। एक्यूरेट आंसर तो ये है, लेकिन उसमें कह रखे लगभग कितना है, क्योंकि ये संख्या तो वहाँ दे ही नहीं रखी है, तो वहाँ पूछ रखा है कि लगभग कितना है, तो लगभग 50 है। ये देख लीजिए, ठीक है। 49 वो 50 दशमलव कुछ है, तो ये तब राइट आंसर होगा। 49 दशमलव कुछ होता तो तब ये होगा, लेकिन वो 50 दशमलव कुछ था, तो सी वाला राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। एक रेलगाड़ी, आप सवाल पढ़ लीजिए पहले। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 पे सुबह AM सुबह चलती है और अजमेर 2:30 PM पे यानी दोपहर 2 बजे पहुंचती है। तो रेलगाड़ी को दिल्ली से अजमेर पहुंचने में कितना समय लगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं और ये भी ध्यान सकते हैं कि रेल की हमारी घड़ी की सुई कितनी चलती है, 1 से 12, ठीक है। जो रेलवे की सुई चलती है वो 1 से 24। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ आप कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 55 का जो पहले राइट आंसर बता देता हूँ। तो जो आंसर आएगा वो आएगा बी, कि उसको दिल्ली से अजमेर पहुंचने में 6 घंटे 15 मिनट लगे। ये 6 घंटे 15 मिनट कैसे निकला, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। हम 2:30 बजे से 2:30 से 8:15 घटा देंगे तो एक तो सिंपल से ये आ जाएगा। अब कैसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसको, देखिए 8:15 से 12 बजे दिन तक कितना समय होता है, 3 घंटे 45 मिनट होता है, और 12 बजे से 2:30 बजे तक 2 घंटे 30 मिनट होता है। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है, इनको जोड़ लीजिए तो 6 घंटे 15 मिनट आ जाता है, ठीक है। और वैसे अगर हम जो जैसे मैंने पहले बताया कि रेलवे की सुई 1 से 24 बजाती है, तो 2:30 बजे को कितना बोल जाएंगे, वहाँ 14:30 हो जाएगा। अब 14:30 में से 8:15 घटा दिए तो 6:15 आ जाएंगे। आप दोनों तरह से इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये बहुत ईजी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 55। एक मैच में आधा घंटा मतलब कितना होता है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, आधा घंटा मतलब 30 मिनट, ठीक है। तो आधा घंटा चलता है। मैच के समय में 1/10 भाग क्या होता है, टाइम आउट होता है, के लिए लिया जाता है। तो टाइम आउट के लिए कितने मिनट का होगा, तो इसका जो राइट आंसर है बी, 3 मिनट का होगा। कैसे निकाला, ये ध्यान रखिएगा, आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं, 30 मिनट होते हैं। तो आप कर लीजिए, 30 गुणा गया, और जो टाइम आउट का समय था 1/10 था, तो 1/10 गुणा गया 30, ठीक है। अब 0 से 0 काटा, ठीक है, तो कितना बचे, 3 मिनट बचे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। यदि x/25 x/25 इक्वल टू 196 196 है, तो x का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। ये जो x दे रखे हैं, इन x का मान आपको ज्ञात करना है। तो 57 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 70। अब 70 कैसे होगा भाई, चलिए देख लेते हैं। इसमें जो दिया गया है, पहले वहां देखने दिया क्या था, ये सवाल दे रखा था, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, ये x और x को जोड़ लिया, तो x को x जोड़ेंगे तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। ये बस गुणा कर लिया, ठीक है, आपको बताया गया होगा। तो आप ये देखो, तो ये क्या हो गया, x² हो गया, तो ये दोनों भी गुणा हो गए, ठीक। अब x² को हमने को x का मान निकालना है, तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है। वर्गमूल निकालेंगे तो 196 का वर्गमूल कितना होता है, 14, 25 का वर्गमूल 5। अब इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 14 बन जाए 70, 70, 14 5 जा 70, तो 70 राइट आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है,
7,500 में खरीदी जाती है। ठीक है, एक वस्तु कितने में खरीदी जाए, एक वस्तु 7,500 में खरीदी जाती है, यानी उसका जो क्रय मूल्य है वो 7,500 है, और 8,400 में बेची जाती है, यानी उसका विक्रय मूल्य 8,400 है। तो आपको लाभ का प्रतिशत बताना है, आपको सिर्फ लाभ नहीं बताना है बल्कि लाभ का प्रतिशत भी बताना है। लाभ तो आपने निकाल लिया कि 900 रुपये हो गया भाई, 8,400 में से 7,500 घटा है तो 900 रुपये लाभ हो गया, लेकिन लाभ का प्रतिशत कितना है, तो इसका लाभ का प्रतिशत होगा, ये जो इसका आंसर निकला वो 12% लाभ हुआ। अब 12% कैसे निकला, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, आप पहले मैं उसको सुधार लेता हूँ। विक्रय मूल्य क्या है, 8,400 है। ठीक है, सूत्र में भी यहाँ पे सूत्र में रखने पे गड़बड़ी हो गई, यहाँ पे ये माइनस है। ठीक है, दो चीज़ें आप अगर स्क्रीनशॉट रख रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है 7,500, विक्रय मूल्य 8,400। लाभ का जो प्रतिशत का सूत्र है कितना है, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य गुणा गया 100 बटे क्रय मूल्य। तो हमने इसमें रखे 8,400 ऋण 7,500 भागा 7,500 गुणा गया 100 गुणा गया क्यों है, क्योंकि हमको प्रतिशत बताना है। ठीक है, अब इसको हमने सरल किया तो 900 गुणा गया 100 भागा 7,500। ठीक है, ये शून्य कटा, ये शून्य कटा, ये शून्य कटा, ये शून्य कटा, तो 900 गुणा गया 75। हमने इसको और सरल किया तो 300 गुणा गया 25। ठीक है, और लास्ट में 12 आंसर आ गया। आप इसको ऐसे यहाँ, अगर यहाँ पे से आगे नहीं बढ़ना तो आप ये इसको 75 गुणा गया 900 भी से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक ए खरीदने वाला कौन है, ए एक रेडियो के अंकित मूल्य से 3/4 में खरीदता है। ठीक है, यानी अगर उसका मूल्य अगर 100 रुपये है तो उसने उसका 3/4 में खरीदा और उसके अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता, तो एक का प्रतिशत लाभ क्या है। तो मैं इसका पहले राइट आंसर बता देता हूँ। 59 का जो राइट आंसर है वो है सी, 60%। ठीक है, 60 कैसे निकला, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कैसे करके 60 निकला है। इसको मैं थोड़ा से जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ, अब ठीक है, 60 कैसे निकला, तो माना सबसे पहले मैंने बताया कि माना हमने जो रेडियो का अंकित मूल्य था वो कितना मान लिया, 100 रुपये मान लिया। अब उसने कितने खरीदा था, जो कॉस्ट प्राइस थी उसका क्रय मूल्य था उसने 3/4 में खरीदा, यानी उसने और भी कम में खरीदा। तो इसका जो 3/4 निकल आएंगे तो 100 का 3/4 75 रुपये में, यानी उसका जो क्रय मूल्य था उसने वो 75 में खरीदा। अब बेचा किस में, उसने क्रय मूल्य से जो अंकित मूल्य था, क्रय मूल्य पे नहीं बेचा उसने जो अंकित मूल्य था उससे 20% अधिक खरीदा। तो 100 का 20% कितना हुआ, 120। ठीक है, 20%, और जो उसका लाभ मिला के 120 रुपये उसने बेच दिया। ठीक है, समझ रहे, 20% तो उसको लाभ हुआ प्लस 100 ये, तो 120 रुपये आंसर आया। अब कुल जो प्रतिशत लाभ है उसको विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य भागा क्रय मूल्य गुणा गया 100। तो अब इसको इसमें रखेंगे, 120 ऋण 75 भागा 75 गुणा गया 100 क्यों बताना है, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि प्रतिशत निकालना है हमको। ठीक है, तो 120 में से 75 घटाए तो 45 आंसर आया। ठीक है, गुणा गया 100 बटे 75, अब 75 गुणा गया 4500, 4,500। ठीक है, अब इसको और सरल करेंगे तो 300 बटे 5। अब आप यहाँ पे भाग दे लेंगे, 300 बटे 5, सॉरी यहाँ पे 5 बटे 300। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 5 छके 30, 0 0, तो 60% आए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये गणित का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न व्यंजक, पहले मैं इसको हटा लेता हूं अभी। निम्न व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात कीजिए। 349 गुणा गया 51, ठीक है, धन 332 भागा 31। तो इसका जो राइट आंसर होगा 60 का सी राइट आंसर होगा। कैसे होगा, चलिए कर लेते हैं उसको। 350 गुणा गया 51 धन, ये ब्रैकेट में है 332 भागा 31। तो सबसे पहले हम इसको भाग दे देते हैं। ठीक है, और इसको गुणा कर लेते हैं। तो इसको गुणा करके आया इतना और इसको भाग दे के आया ये। अब इनको जोड़ा तो ये क्या हो गया, ये निकला, इसका राइट आंसर है। लेकिन उसमें बता रखा है कि उसके नज़दीक कौन है, क्योंकि वहाँ ऐसी कोई संख्या नहीं है। आप क्वेश्चन देख लीजिए, वहाँ ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। ठीक है,
तो सबसे नज़दीक का कितना हुआ 17,821। ठीक है, 17,819 का जो नज़दीकी है वो 17,821 हुआ। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लें खंड 3, ये भाषा का होगा। क्योंकि आज हमने हिंदी का पेपर लिया है तो ये हिंदी का, यही इसमें बाकी जो 2 खंड हैं वो सेम होंगे। इंग्लिश का भी अगर आप इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं तो ये सेम होगा, सिर्फ ये भाषा वाला परीक्षण वाला ये होगा। ठीक है, आप सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ लेते हैं। चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं पैसेज नहीं पढ़ रहा हूँ, सीधा आंसर बता रहा हूँ, लेकिन आप इस पैसेज को अवश्य पढ़ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं 61 का। ग्रीष्म और डॉट के बीच शरद ऋतु आती है। ठीक है, ग्रीष्म और किस ऋतु के बीच में शरद ऋतु आती है? आपने अगर पैसेज पढ़ा होगा तो आपको आंसर आ गया होगा कि शीत ऋतु के बीच में शरद ऋतु, ग्रीष्म और शीत के बीच में शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु में निम्न में से क्या परिवर्तन हो सकता है? दिन छोटे हो जाते हैं, इसमें बहुत गर्मी पड़ती है, दिन बड़े हो जाते हैं, अधिक धूप होती है। तो ऐसा तो नहीं होता है, तो दिन क्या होते हैं? छोटे होने शुरू हो जाते हैं, दिन छोटे होते हैं। शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं। क्यों पत्तियां पीली क्यों हो जाती? क्योंकि उनको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, क्योंकि उनको पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता, क्योंकि उनको पर्याप्त जल नहीं मिलता, या उनमें बहुत अधिक ऑक्सीजन एकत्रित हो जाता है। क्योंकि उसमें दिन क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं। हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि दिन छोटे हो जाते हैं तो उनको क्या नहीं मिलता? पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है, पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है, इसलिए पत्तियां पीली हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं? यानी शरद ऋतु उसके बाद शीत ऋतु आती है तो पशु क्या करते हैं? भोजन एकत्रित करते हैं, कम भोजन खाते हैं, फल गिरा देते हैं, रंग बदल देते हैं। तो पशु क्या करते हैं? भोजन एकत्रित कर लेते हैं। आप गिलहरी वगैरह देखेंगे ना तो वो क्या कर लेती है? सारा अपने लिए भोजन इकट्ठे कर लेती है। चूहे, गिलहरी वगैरह जो पालतू पशु हैं तो उनको तो हम देते हैं, लेकिन जो जंगली जानवर हैं, गिलहरी पशु वगैरह, वो भोजन को एकत्रित कर लेते हैं। बिछी होती है के लिए दूसरा शब्द क्या हो सकता है? ये जो बिछी होती है, इसके लिए दूसरा शब्द क्या हो सकता है? घास वाली, ऊनी, ढकी हुई या बढ़ती हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, ढकी हुई, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आप पैसेज पढ़ लेंगे। ये वाला पैसेज है, दीपक उत्साहित था, अनुच्छेद 2, दीपक उत्साहित था, और ये सब पूरा आप पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं सीधे सीधे आप आंसर देख लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 66 का उत्साहित शब्द का अर्थ है विश्वस्त, बहुत प्रसन्न, व्यस्त या निराश? तो 66 का जो उत्साहित शब्द का क्या होगा? जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, बहुत प्रसन्न। नेक्स्ट देख लेते हैं 67 वाला। दीपक और उसके चचेरे भाई बहन गांव में उब गए थे, नए पिकनिक का आनंद लिया, घर वापस आना चाहते थे, पेड़ों पर न चढ़ सके। तो 67 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, ने पिकनिक का आनंद लिया, खूब आनंद लिया उन्होंने पिकनिक का। आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत आंसर ईजी लगेगा। दीपक ने डॉट के साथ पिकनिक पर गया, माता पिता के साथ, चाचा जी और चचेरे भाई बहन के साथ, मित्रों के साथ या बहन के साथ? तो आपने पैसेज पढ़ लिया, आपको आंसर पता लगी क्या कि वो चाचा जी और चचेरे भाई बहनों के साथ गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 और 70 देख लेते हैं। पिकनिक, मैं इसको हटा देता, पिकनिक का स्थान एक डॉट में था, पार्क में, समुद्र तट में, गांव में, तरणताल में। तो 69 का जो राइट आंसर है वो है सी, गांव में। पिकनिक का स्थान कहाँ था? गांव में था। क्वेश्चन नंबर 70, चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे हम खाते हैं, हम तैरते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, हम चावल उगाते हैं। तो 70 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, 70 का राइट आंसर डी होगा। ये फिर से नेक्स्ट अनुच्छेद है आपके लिए। क्या आपने रस्साकसी खेल खेला है? यह एक बहुत रोचक खेल है। ठीक है, आप इस पूरे पैसेज को पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, वीडियो लंबा होने के डर से मैं उसको नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, रस्साकसी है, रस्साकसी क्या आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया तो आपको पता लग गया कि रस्साकसी क्या है? एक युद्ध है, एक रस्सी है, एक खेल है, एक लड़ाई है। तो आंसर क्या होगा? एक खेल है, रस्साकसी एक खेल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, रस्साकसी में हम मुक्केबाजी करते हैं, छुपा छुपाई करते हैं, रस्सी खींचते हैं, बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हैं। तो 72 का राइट आंसर रस्सी खींचते हैं रस्साकसी में। ठीक है, रस्साकसी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला टीम का
सदस्य होता है, सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे शक्तिशाली, सबसे युवा। तो वो क्या होता है, जो अंतिम छोर पकड़ता है वो सबसे शक्तिशाली होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 74 और 75। क्वेश्चन 74, टीम जो बीच की रेखा को पार कर लेती है वो विजयी होती है, हार जाती है, सफल होती है, दूसरों को दूसरा अवसर दिया जाता है। तो 74 का जो राइट आंसर है वो है बी, हार जाती, यानी जो लाइन क्रॉस कर जाती वो हार जाती है। संगठित शब्द का अर्थ है साथ साथ, लड़ाई, खींचना, विजयी होना। तो संगठित मतलब क्या होता है, साथ साथ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, साथ साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैसेज भी आप पढ़ लेंगे, इसकी शरीर का भार करने के लिए हम ये पूरा पढ़ लेंगे आप। ठीक है, मैं क्वेश्चन आंसर देख लेता हूँ। क्वेश्चन 76, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, केवल बिस्कुट खाकर, केवल व्यायाम करके, संतुलित भोजन और व्यायाम करके, या अधिक फल खा के। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सी। खैर आपको भी आई गया। ठीक है, क्वेश्चन 77 देख लेते हैं। भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए, चीनी और केक, फल और सब्जी, बिस्कुट और चीनी, बिस्कुट और फल। तो इसका जो राइट आंसर है बी, फल और सब्जियां। क्वेश्चन नंबर 78, स्वस्थ रहने के लिए क्या पीना चाहिए, कोला पे, कोल्ड ड्रिंक, फलों का रस, पानी, सब्जी का रस। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, पानी पीना चाहिए हमको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है, सैर करना और साइकिल करना, पतंग उड़ाना, वीडियो गेम्स खेलना, या टेलीविजन देखना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, सैर करना और साइकिल करना, साइकिलिंग करना, ये सबके लिए अच्छा व्यायाम है। सक्रिय शब्द का विलोम अर्थ है, यहाँ पे ध्यान रखिए विलोम शब्द क्या है, सुस्त, निष्क्रिय, इच्छुक, या ऊर्जावान। तो सक्रिय का क्या होगा, निष्क्रिय। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा, आपके कितने मार्क्स आ रखे हैं, आप ये सब हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, किसी और का पेपर भी आप हमसे सॉल्व कराना चाहते हैं तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, आपने अगर यहाँ तक पूरा वीडियो देख लिया तो आप इसको पूरा नोट करें, जिससे आपका इस साल का पेपर भी अच्छा हो। ठीक है, जो आप इस साल पेपर देने वाले हैं वो आपका बहुत अच्छा हो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने जो फेसबुक, व्हाट्सएप अगर आपके अकाउंट हैं बाय द वे तो आप उस पर भी शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। चलिए, धन्यवाद।